चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन, काइनेटिक थ्योरी के बारे में। वेरिएबल ऑफ गैस में हम देखेंगे यहाँ पर तीन तरह के वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। फिर सब इसके बाद हम पढ़ेंगे रॉबर्ट बॉयल्स का लॉ जो होता है और कुछ न्यूमेरिकल है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, द गैसेस स्टेट एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है? गैस पर। किस पे बेस्ड है? ये गैस पर, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि जो मैटर है, मतलब मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो वो जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में है, गैसेस डिफर फंडामेंटली फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड। गैस जो है सॉलिड लिक्विड से अलग है। क्यों अलग है? इसके पीछे कारण ये है कि जो गैस है ना, उसका कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरा, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तीसरी बात है नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई अगर जब जो स्पेस है वो इतना ज्यादा है तो इसका कारण भी यही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो पार्टिकल के बीच में क्या है? वो बहुत कम है, इसलिए स्पेस जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बीच में दो मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत ज्यादा कम, जिसको हम नेग्लिजिबल भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो गैस है ना, वो किस तरह का मोशन करती है। गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है कि भाई किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो फ्रीली, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। अब कुछ यहाँ पर एक फैक्ट है, इसके बारे में आप समझो। कह रहा है कि जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एवरेज एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 500 मीटर पर सेकंड या फिर 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होते हैं? ट्रेवल करते हैं। और ऐसा माना गया है कि 5 बिलियन कोलिजन एवरी सिंगल सेकंड में टकराया जाता है, मतलब जो बॉल है उसमें 5 बिलियन कोलिजन हर सेकंड पे देखा जाता है। तो ये तो बात हुई कि गैस जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब कि जो गैस है वो सॉलिड और लिक्विड से कैसे अलग है। इसका कारण क्या था, एक बार फिर से बता देता हूं कि गैस का कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और कंटिन्यूअस रैंडम मोशन होता है। अब बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन की। गैस की, मतलब जो ऊपर गैस की प्रॉपर्टीज थी उसके आधार पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो गैस है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी को शो करती है। इसका ये मतलब है कि जो गैस होते हैं ना, गैस के पार्टिकल को आप प्रेशर जब देंगे तो उसे आप मतलब कि जैसे कि सिलेंडर है, सिलेंडर में आप क्या करेंगे? गैस के मॉलिक्यूल को प्रेशर लगाकर इसको फिल कर देंगे, मतलब वो हाईली कंप्रेसिबल है। जैसे सॉलिड है, अब ये सॉलिड है, इसको तो आप कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस मतलब दबा नहीं सकते, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल को आप क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरी बात है यूनिफॉर्म प्रेशर एक्सर्शन। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? बड़ी तेजी से क्या होते हैं? हर एक डायरेक्शन में वॉल पर प्रेशर लगाते हैं। तीसरा है वेरी लो डेंसिटी है। जो गैस की डेंसिटी की अगर बात करें सॉलिड लिक्विड के मुकाबले, तो गैस की डेंसिटी जो होती है बहुत ज्यादा कम होती है, वेरी लो होती है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है। हाई डिफ्यूजिबिलिटी होती है। भाई गैस में ये ध्यान रखना, गैस जो होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प कर लेती है। क्या करती है? मतलब गैस में डिफ्यूजन प्रोसेस को देखा जाता है, तो इसीलिए क्यों? क्योंकि हाई डिफ्यूजिबिलिटी इसके अंदर होती है। आगे हम लोग बात करते हैं स्टेट वेरिएबल ऑफ गैस एंड मेजरमेंट यूनिट की। हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ये जो पूरा चैप्टर है वो तीन वेरिएबल पर डिपेंड है। एक अपने पास क्या है? वॉल्यूम है, दूसरा प्रेशर है और तीसरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। क्या क्या है दोस्तों? पहला है वॉल्यूम, दूसरा है प्रेशर और तीसरा है टेम्परेचर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्यूम है क्या। तो किसी भी बॉडी के अंदर
जितना स्पेस खाली है, जैसे कि एक आपने पानी का ग्लास लिया या मग लिया या कोई बाल्टी ली, उसके अंदर जितना भी स्पेस खाली है वो उस बॉडी का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। अब ये वाला जो पार्ट है, ये बड़ा पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कौन वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। इसमें क्या आपको याद रखना है, इस चीज को समझिए। अगर मैं बताऊं तो आपको याद रखना है कि लीटर, डेसीमीटर क्यूब, ये सब किसकी यूनिट है? सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी की सारी जो यूनिट है वो वॉल्यूम की है। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना। अब इधर आओ, क्या याद रखना है कि 1 लीटर जो होता है, जो आपका 1 लीटर होता है, ये न्यूमेरिकल में हेल्प करता है। 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। अब 1000 ml जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं, जिसको हम सीसी भी पढ़ते हैं। अब ये ध्यान रखना भाई, ठीक। अब मान लो अगर मैंने तुमसे कहा 1 ml बताओ कितना सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो अभी हमने पढ़ा कि 1 लीटर जो होता है वो कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। और 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर है? 1000 ml के बराबर है। और जो 1000 ml है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो 1 ml जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब 1 मीटर क्यूब की बात करोगे तो ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मतलब ध्यान रखनी है, ताकि जब आप न्यूमेरिकल करो तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर पाओ। अब आ जाओ प्रेशर पे। प्रेशर का सबने फॉर्मूला देखा होगा कि प्रेशर जो होता है F/A होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर की डेफिनेशन है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, तो इसकी यूनिट जो है, जैसे कि वॉल्यूम है वैसे ही इसमें भी आपको याद रखना है कि एटीएम किसकी यूनिट है। तो जो एटीएम होता है ना, वो यूनिट होता है किसका? प्रेशर का। तो 1 एटीएम किसके बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब इसको अगर हम मिलीमीटर में चेंज कर दें तो डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। अब अगर हम इसको टॉर में चेंज कर दें तो आपको ध्यान रखना है कि 1 एटीएम जो होता है वो किसके बराबर होता है? 760 टॉर के बराबर होता है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि 1 एटीएम बराबर 760 टॉर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक और यूनिट होती है पास्कल में, उसकी वैल्यू है 1.1013। ठीक है, एक टॉर किसके बराबर होता है? 1 मिलीमीटर Hg के बराबर होता है। एक टॉर किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर Hg के। और दूसरी बात क्या बताया? 1 एटीएम किसके बराबर है? 760 टॉर। टॉर किसकी यूनिट होती है? तो टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये सारी चीज आपको क्या करनी है? याद रखनी है। चलो नेक्स्ट अगर बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी से जब टेम्परेचर को हम लोग लिंक करते हैं, तो जो भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। भाई अगर एक ठंडा पानी रखा हुआ है और एक गर्म पानी रखा हुआ है, तो गर्म पानी के अंदर आप क्या देखेंगे? बबल्स दिखाई देंगे, वेपर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि पानी में हलचल दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर मतलब ज्यादा है। या फिर यूं कहें कि काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल जो बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरे हाथ पे अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें तो वहां पर हम क्या देखते हैं? टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई भी हलचल नहीं होती, जो मॉलिक्यूल है वो भागते ही नहीं, एक ही जगह पर रहते हैं। इसका ये मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी कोल्ड वाटर का कम होता है। चलो अब यूनिट बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको हम 3 पार्ट में, मतलब इसकी यूनिट 3 पार्ट की है। पहली सेल्सियस स्केल होती है, दूसरी केल्विन होती है, और एक होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेल्सियस में हमेशा डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखना। डिग्री फ़ारेनहाइट भी लग सकता है, इसमें भी सही है। अब याद रखने वाली बात है कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करें। यहाँ पे सेल्सियस दे रखा है तो केल्विन को केल्विन में कैसे चेंज करें? तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। मतलब कि मान लो अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और कह रहा है कि इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? केल्विन में। तो आप क्या करेंगे कि सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, मतलब 25 प्लस 273 जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
298 हो जाएगा। अब ये 298 क्या है? केल्विन है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिख पढ़ सकते हैं? 298 केल्विन पढ़ सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम केल्विन दे रखा है तो क्या करेंगे? सेल्सियस में जाने के लिए -273 कर देते हैं। फिर से ध्यान रखने वाली बात क्या है? अगर हमें सेल्सियस से जाना है केल्विन तो ऐड 273, और अगर हमें केल्विन से किस में जाना है? सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? -273 करना पड़ेगा। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं। इसको समझने से पहले आपको बॉयल्स लॉ भी समझना पड़ेगा, या फिर ऐसे समझ लो। अब तुम ये समझो, मान लो हमारे पास, मान लो इसको समझने से पहले टॉपिक है कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। मान लो हमारे पास क्या है? एक पॉलीथीन है, उसमें गैस भरी हुई है भाई, ठीक है। अब उसको हम जब प्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा ना, मतलब दबेगा ना वो, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि गैस को कंप्रेस कर देंगे, गैस के पार्टिकल इधर इधर दूर दूर थे, तो गैस का वॉल्यूम क्या था? बहुत ज्यादा था। गैस का वॉल्यूम क्या था? बहुत ज्यादा था। अब हमने क्या किया? इस गैस के सारे मॉलिक्यूल को क्या किया? एक जगह पे प्रेस किया, कम मतलब प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगाकर इसको कहाँ बंद कर दिया? इस डब्बे के अंदर बंद कर दिया। अब जैसे ही बंद कर दिया तो तुम क्या देखोगे कि वॉल्यूम कम हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। तो इसी को यहाँ पर समझाया गया है, आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ एक छोटे से एग्जांपल से समझो। मान लो प्रेशर कितना था? 1 atm का था, और वॉल्यूम कितना था? 100 ml का। मान लो लेट से कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर प्रेशर 1 atm है, तो उस समय उसका वॉल्यूम 100 ml है, ठीक है। अब हमने उस पर प्रेशर 2 atm कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम में जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम भी घटेगा। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml हो गया। इसी तरह अगर हमने प्रेशर को क्या कर दिया? 4 टाइम कर दिया, तो जो वॉल्यूम पहले था उसका क्या हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा, मतलब 250 ml हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई क्या? कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और जब प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। कंक्लूजन क्या निकला? कि भाई जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिजल्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब आप यहाँ पर देखो, आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1000 आया। प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, 1000 आया। प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, 1000 आया। तो ओवरऑल कितना आया? 1000 आया। कितना आ गया? 1000 आ गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, और साथ में प्रेशर और वॉल्यूम में जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट आती है। अब इसको कौन समझाते हैं? रॉबर्ट बॉयल के हिसाब से समझते हैं। इसी चीज को रॉबर्ट बॉयल ने एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझाया है। क्या समझाया है? रॉबर्ट बॉयल्स क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में हमने बताया था अपने पास 3 वेरिएबल है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, ठीक है भाई। अब आगे देखो, मान लो रॉबर्ट बॉयल क्या कह रहे हैं? रॉबर्ट बॉयल का नियम ये है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, और वॉल्यूम को बढ़ाओ तो प्रेशर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब कि रॉबर्ट बॉयल स्टेट दैट व्हेन टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। आप क्या करो? टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो, तो जो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है वो क्या है? इनवर्सली रिलेशन है। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया। मैथमेटिकली अगर बात करें ये तो इनका क्या होगा? लॉ हो गया। तो इसको आपको लिखना है अगर पूछा जाएगा तो। चलो तो क्या बताया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो प्रेशर है, ये वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा PV, ये 1 आ जाएगा। अब जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो और इक्वल टू लगाते हो,
तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू 1 इंटू के। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन आएगा, जो वैल्यू आएगी वो के आएगी। के का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। इसी को यहाँ पर समझो तुम। अभी हमने बताया कि बॉयल्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हमने क्या किया कि जो मल्टीप्लाई मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आया कि पीवी जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। किसके बराबर आता है? कांस्टेंट आता है। इतनी बात समझ आ गई? अब और सुनो, मान लो अब हमारे पास दो गैस आ जा या फिर एक ही गैस है, उसका पहले प्रेशर, मान लो हमारे पास ये एक गैस है, एक्स नाम की कोई गैस है, इसका प्रेशर पहले P1 था, तब इसका वॉल्यूम V1 था। अब प्रेशर को जब चेंज करेंगे तो P2 हो जाएगा। भाई जब प्रेशर को चेंज करोगे, स्टार्टिंग में तुमने पढ़ा है कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो जब प्रेशर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा। अब मान लो प्रेशर को तुमने घटाया या बढ़ाया है, उसी हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो गया V2। लेकिन पहले जो प्रोडक्ट था, मतलब कि P1 और V1 का रिलेशन, वो तो K था। इसी तरह P2 और V2 का भी जो वैल्यू आएगी वो भी K आएगी, और इसी तरह और चेंज करो P3 V3 वो भी K आ जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वो कभी चेंज होता ही नहीं, जो कि हम पढ़ के आए हैं। जितना तुम प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम घट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन उतना ही रहेगा, वैल्यू उतनी ही रहने वाली है। तो P1 इंटू V1 बराबर P2 V2 बराबर K। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ या वॉल्यूम बढ़ाओ या प्रेशर घटाओ या वॉल्यूम घटाओ। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और जितना वॉल्यूम चेंज करोगे उतना प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ जो निकल के आता है कि P1 V1 बराबर P2 V2, इसी तरह और ले लो तो P3 V3 बराबर K। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये तुम्हें ध्यान रखना था। चलो ग्राफिकल रिलेशन की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है? ये तुम्हें ध्यान रखना है। ये तो तुम्हें मालूम ही चल गया कि रिलेशन कैसा बनेगा। भाई इनवर्स रिलेशन होता है तो हाइपरबोला बनता है। कैसा बनेगा? हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। स्ट्रेट लाइन कब आ सकती है? पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस वेरीफाइंग पीवी इज कांस्टेंट। मतलब पीवी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन पी और वी के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्स है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लिकेशन करके निकालोगे तो कांस्टेंट आएगी। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, जब हम प्रेशर को घटाए बढ़ाएंगे तो उसका जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है, और जब पीवी को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो वैल्यू तो कांस्टेंट आती है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है? इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है। एवरीडे एक्सप्लेनेशन भाई पढ़ना तुम्हें एक बार, ठीक है? और चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल अपने इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज्यादा पूछना है तो लॉ पूछा जाता है, फिर आता है न्यूमेरिकल। जरा न्यूमेरिकल एक बार पढ़ो। लिखा है अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब तुम ध्यान रखना कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया तो कौन सा नियम लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ही तो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है? तो चलो और क्या याद रखना है? P1 V1 बराबर P2 V2। इसको लेकर तुम्हें न्यूमेरिकल करना पड़ता है। क्या कह रहा है यहाँ पर? इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा है, जब बताना? 300 ml। तो V1 बराबर हो गया तुम्हारा 300 ml हो गया। तो अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? मतलब V2 बराबर हो गया 1800 ml हो गया। अब इट द एंड ऑफ एक्सपेंशन, लास्ट में जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर मतलब P2 है। एंड की बात कर रहे हैं तो 1 atm हो गया। P1 निकालना है तुम्हें, तो तुम यहाँ पर देख ही रहे हो फॉर्मूला क्या लगेगा? बॉयल्स लॉ का। P1 V1 बराबर P2 V2। तो P1 क्या है निकालना है, उसे x मानेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये x रख दिया। V1 कितना है? 300। अब देखो ध्यान रखने वाली ये बात है कि यूनिट, भाई ध्यान रखना, यहाँ पर देखो क्या यूनिट है? 18 मतलब 300 ml है, और यहाँ पर भी क्या है? 1800 ml है। ठीक है? तो इसमें चेंज नहीं करना, लेकिन अगर यहाँ लीटर होता पहले वाले में, दूसरे वाले में लीटर होता, तब तुम्हें यूनिट को सेम करना पड़ता है, और तभी न्यूमेरिकल भी करना, वरना गलत हो जाएगा। अब यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक था, तो आंसर भी किसमें आएगा? P1 का एटमॉस्फेयर में आएगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, तो अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। x इंटू 300 और P2 कितना है? 1 इंटू 1800। x की वैल्यू निकालोगे तो 1800 डिवाइड बाई 300, इट विल बी 6 atm आ जाएगा।
तो ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऐसे 6 क्वेश्चन हैं, 6-7 क्वेश्चन है, तो पहले पढ़ो। चलो क्या कह रहा है, सर्टेन मास ऑफ क्लोरीन गैस ऑक्यूपाइड 750 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो V1 हमने बता रखा है स्टार्टिंग में, तुमने देखा होगा कि ये सारी सारी यूनिट किसकी है, वॉल्यूम की है। चलो एट सर्टेन प्रेशर व्हेन द प्रेशर वाज चेंज टू 2.5 एटमॉस्फेयर इट ऑक्यूपाइड। अब भाई कुछ सर्टेन प्रेशर पे 750 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन जब प्रेशर को चेंज किया 2.5 एटमॉस्फेयर तो उसका वॉल्यूम जो है वो कितना आया, 1500 सेंटीमीटर क्यूब आया। इसका मतलब जो ये 1500 है ये V2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 1500 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। कितना दे रखा है, 1500 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब P2 बताओ कितना होगा, तो P2 जो है ना, जो तुम्हारा P2 है, सर्टेन प्रेशर था, प्रेशर को चेंज किया, तो प्रेशर को चेंज कितना किया, 2.5 किया हमने। तो P1 कितना है ये तो हमें मालूम ही नहीं, यही निकालना है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब पढ़े होगे तो तुम्हें समझ में आया होगा कि हमें क्या निकालना है, P1 निकालना है। अब P1 निकालना है तो चलो कैसे निकलता है, बॉयल्स लॉ लगेगा इसमें। कैसे पहचानोगे बॉयल्स लॉ है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ P1 V1 बराबर P2 V2। P1 की वैल्यू को तुमने क्या मान लिया, x मान लिया, V1 को 750, P2 को 2.5 और V2 को 1500। अब तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x को यहीं रखो, 2.5 इंटू 1500 अपॉन कितना 750, कट कर दो भाई, ये 2 बार आ जाएगा। 2.5 इंटू 2 करोगे तो इट विल बी 5 ATM। कितना आ जाएगा, 5 ATM। समझ में आया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कह रहा है, पढ़ो फिर से भाई। P1 V1 पहचानो। सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1500 mm ऑफ मर्करी। तो P1 कितना दे रखा है तुम्हारे पास, तो ये तो P1 हो जाएगा, कितना है 1200 मतलब 1200 mm। व्हेन द प्रेशर वाज डिक्रीज बाय 500 mm। अब भाई रुको रुको रुको, अभी नहीं, बहुत बच्चे क्या करेंगे, ये P2 मानेंगे। P2 नहीं है ये कह रहा है कि जो P1 में से 500 mm कम कर देते हैं, तो जब कम करोगे तो तुम्हारा P2 कितना आएगा, P2 हो जाएगा 1200 माइनस 500, इट विल बी 700 mm आ जाएगा। चेंज किया है ना। चलो वॉल्यूम की अगर बात करें, द गैस ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 2400 सेंटीमीटर क्यूब। भाई पहले वॉल्यूम नहीं मालूम है, ये दूसरे V2 की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, V2 की वैल्यू। तो V2 की वैल्यू कितनी है, 2400 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना है, V1 निकालना है। कैसे पहचानोगे, बॉयल्स लॉ है, कांस्टेंट टेम्परेचर लगाया। चलो फॉर्मूला लगाया तुमने, तो P1 V1 P2 V2 लगाया। P1 कितना है 1200, V1 निकालना है, P2 कितना है 700 माइनस करके निकाला है क्योंकि चेंज हुआ था। V2 कितना है 2400। अब x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, x को यहीं रखो भाई, तो x को यहीं रखोगे तो ये हो जाएगा 700 2400 और जो 1200 है उसको नीचे भेज दो, कट करोगे 2 आ जाएगा और 700 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1400 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट की ध्यान रखना, यूनिट दोनों बराबर है, तो जो पहले वॉल्यूम था वो सेंटीमीटर क्यूब में था, अब जो आएगा वो भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। चलो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, फिर से देख लो यहाँ पर क्या है, अ ड्राई गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 4.5 लीटर। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये है तुम्हारा V1, ये तुम्हारा क्या है V1 हो जाएगा। V1 कितना दे रखा है 4.5 लीटर अंडर अ प्रेशर ऑफ 760 mm Hg। तो P1 कितना दे रखा है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर 760 mm Hg है और जो P2 है वो 3.8 एटमॉस्फेयर है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 3.8 ATM। तो भाई सबसे पहले क्या करो, दोनों यूनिट को, कौन कौन सी, P1 और P2 की यूनिट को सेम बनाओ। यहाँ 760 था, अब जब स्टार्टिंग में जाओ, यूनिट का तुमसे कहा था मैंने, यूनिट याद रखना। देखो 760 mm किधर गया, 760 mm 760 mm ऑफ Hg किसके बराबर है 1 ATM के बराबर है। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसका यूज यहाँ किया गया है। कहाँ गया क्वेश्चन अपना, कहाँ गया, ये क्वेश्चन आ गया अपना। तो हमने क्या कर दिया, जो 760 mm था उसको 1 ATM लिखा, अब यहाँ पर भी 1 ATM आ गया और जो हमारा P2 था वो भी कितना है ATM में आ गया, 3.8 ATM आ गया। कितना आ गया 3.8 ATM आ गया। ठीक है भाई, अब अगर V2 की बात करें तो V2 हमें निकालना था,
तो V2 की बात करें तो फॉर्मूला वही P1 V1 अलग लगेगा, P1 V1 बराबर P2 V2 लग जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ कह रहा है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 की वैल्यू तुम पे है भाई, कितनी है 1 है, और V1 की कितनी है 4.5, P2 कितना 3.8, V2 निकालना है तुम्हें, V2 को यहीं रखो भाई, 1 इंटू 4.5 और 3.8 को नीचे भेज दो। अब जब 3.8 को नीचे भेजोगे तो 4.5 अपॉन 3.8 करोगे तो ये आ जाएगा 1.184 लीटर, ठीक है, और लीटर को चेंज कर दोगे तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। हालांकि लीटर में ही आंसर दो क्योंकि लीटर में था, तो ये तुम्हारा आंसर है। इसको सॉल्व जरूर करना, कैसे सॉल्व करते हैं मालूम है ना, पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे और 45 डिवाइड बाई 38 कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स मास ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 25%। फिर से भाई देख लो, मतलब पहले कोई प्रेशर P1 माना था, P2 जो है वो इंक्रीज कर गया 25%। 25% इंक्रीज का मतलब ये होता है, 25 को कैसे लिखते हो, 25 अपॉन 100 लिखते हो, ठीक है। इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू होती है, इसको मान लो P1 था, ये कितना था P1 था, ये कितना था P1। अब इसका 25 बढ़ गया, 25% बढ़ने का मतलब है 125, पहले ये 100% था, अब ये कितना हो गया 125% हो गया, मतलब P1 हो गया 100 और P2 हमने मान लिया 125। ध्यान रखना जो बता रहा हूँ कि P1 कितना था हो गया, मान लो P1 हो गया 100%, तो P2 जब 25% बढ़ाओगे तो 125% हो जाएगा। अब परसेंट हटा दो, मान लो कि P1 कितना था 100 था और P2 हो गया 125। इतनी बात समझ आ गई? बस थोड़ी देर, क्या हुआ, हाँ तैयार हो गया। तो अब जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो P1 हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, P1 को मानेंगे P, इनिशियल वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ दे तो रखा नहीं था। अब देखो बड़े ध्यान से, P1 P2 तो निकल आया, V1 कुछ रहा होगा, V1 भी तो मानोगे कुछ रहा होगा, तो V1 भी मान लो कुछ, V1 को V मान लो, अब V2 निकालना है, इसको X मान लो। अब बड़े ध्यान से देखना भाई, अब यहाँ पर देखना तुम, हमने सबसे पहले P1 को P माना, इनिशियल वॉल्यूम को V1 और V माना। फाइनल प्रेशर की अगर बात करें तो हम क्या कह रहे हैं कि जो P2 था ना उसमें 25% बढ़ गया, मतलब 100 का 125 हो गया, ये कितना हो गया 125 हो गया, ठीक है 125 हो गया। अब बड़े ध्यान से देखना, ये जो P2 है ना वो 125 का कितना हो गया, सुनो मेरी बात ध्यान से समझो, हमने पहले P1 माना, ठीक है, 25% बढ़ गया, तो P में 25% बढ़ने का मतलब क्या होगा 25 डिवाइड बाई 100, इसको लिखोगे 0.25, तो ये वही लिखा है 0.25, ठीक है। जो मैं ये समझा रहा था वो भी तुम्हें समझ में आ गया, तो उससे भी जा सकते हो और इससे भी। तो हमने क्या किया कि P1 था, P1 माना उसको, ठीक है, और P2 को 25% बढ़ाया, 25% को 0.25 लिखेंगे वैल्यू में, और हमने दोनों को जोड़ दिया और ये कह दिया कि जो P2 है वो 1.25 P आ गया। अब ध्यान सुनो, 1.25 को कैसे लिखोगे, तो 1.25 में से फिर से हटाओगे तो 100 आ जाएगा, फिर जब डिवाइड करोगे, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 5/4 P आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो फाइनल प्रेशर है वो 5/4 P इनिशियल प्रेशर के हो गया। अब बॉयल्स लॉ यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा बॉयल्स लॉ। इतनी बात समझ आ गई, चलो समझो ध्यान से। तो P1 V1 P2 V2 लगा, पहला हमने P माना, इनिशियल प्रेशर को क्या माना P माना, ठीक है, और क्या माना इनिशियल वॉल्यूम को V माना, तो P इंटू V हो गया। फिर हम जब दोबारा आते हैं P2 पे तो 25% बढ़ा था, तो 5/4 P मान लिया, उसको कितना हो गया 5/4, और V2 हमें निकालना है। अब बड़े ध्यान से देखो भाई, V2 निकालना है तो P से तुम्हारा क्या क्या होने वाला है, P लिखा है V लिखा है, 5/4 P हो गया, ये दोनों सेम है, ठीक है, इंटू V2 को रखो यहीं पर, तो P इंटू, या फिर ऐसे ही काट सकते हो तो ऐसे काट लो भाई तुम, तो परेशान हो सकते हो, ऐसे काट लो, ऐसे काटना जानते हो ना, P से P कटेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4/5 V, तो जो V2 है वो 4/5 V हो जाएगा। V क्या था इनिशियल वॉल्यूम, और V2 कितना आया है उस इनिशियल वॉल्यूम का 4/5 आया है। अब 4/5 आ गया, ठीक है, 4/5 को कैसे लिख सकते हो, तो 4/5 को लिख सकते हैं 0.8 V, डिवाइड जब करोगे 4/5 को तो 0.8 V लिख सकते हो। अब V2 0.8 V आया है, अब हम क्या करेंगे कितना डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज निकालने के लिए इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देंगे,
तो ये आ जाएगा हमारे पास। डिक्रीज इन वॉल्यूम की बात करें तो पहले हमने क्या माना था, 1 माना था। पहले क्या माना था, 1 माना था। पहले हमने वॉल्यूम को 1 माना था, ठीक है। तो 1 में से 0.8 माइनस कर देंगे, तो ये V1 था, ये V2 था, ये कितना आ जाएगा, 0.2 वॉल्यूम आ जाएगा। अब कितना डिक्रीज हुआ, तो 0.2 को क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही करोगे तो 20% आएगा। इसका मतलब 20% वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अपने मन से तुम्हें खुद करना है, ठीक है। लगा के देखना, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि